नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये है स्टार्टअप इंडिया पहल। हमारे पास एक गाइड है जो इसकी पूरी प्रक्रिया, इसके फायदे, इन सब पर रोशनी डालता है। और देखिए, आजकल भारत में स्टार्टअप्स की तो जैसे बाढ़ सी आई हुई है ना। बिल्कुल बिल्कुल, माहौल ही ऐसा है। और सरकार भी इसे स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से सपोर्ट कर रही है। तो आज हम इस गाइड की मदद से क्या समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन असल में है क्या, इससे नए बिजनेस को क्या फायदे मिल सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और तरीका क्या है। क्योंकि इसमें कुछ चीजें हैं जैसे टैक्स छूट, फंडिंग, ये किसी भी नए बिजनेस के लिए बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले ये स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, आखिर ये है क्या चीज? राइट। गाइड कहता है कि ये DPIIT यानी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, उनकी तरफ से एक आधिकारिक मान्यता है। हाँ, DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। राइट। पर इसका मतलब क्या है? किसी नए बिजनेस के लिए इस मान्यता का क्या मतलब है? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जब किसी बिजनेस को ये DPIIT मान्यता मिलती है ना, तो बेसिकली भारत सरकार उसे ऑफिशियली एक स्टार्टअप मान लेती है। अच्छा। और ये सिर्फ एक नाम या एक लेबल नहीं है, ये दरअसल एक तरह की चाबी है। चाबी? किस चीज की? ये सरकारी योजनाओं के दरवाजे खोलती है, वित्तीय फायदों के और कई दूसरी सुविधाओं के भी। मतलब ये किसी भी नए और इनोवेटिव बिजनेस के लिए ना, उस पूरे इकोसिस्टम से जुड़ने का एक तरह से पहला बड़ा कदम है। ओके, तो सिर्फ पहचान नहीं बल्कि एक चाबी। यहीं से बात इंटरेस्टिंग होती है। तो चलिए उन फायदों पर आते हैं जिनका जिक्र गाइड में है। मोटे तौर पर देखें तो ये फायदे शायद 3 एरिया में मदद करते लगते हैं: पैसा बचाना और जुटाना, दूसरा काम आसान करना, और तीसरा बाजार में मौके। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। इसको ऐसे ही बांट सकते हैं। अगर पहले पैसे वाले पहलू को देखें, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो इनकम टैक्स वाला फायदा। हाँ, सेक्शन 80 ISC वाला। एग्जैक्टली। सेक्शन 80 ISC के तहत सोचिए, अपने बिजनेस के पहले 10 सालों में से कोई भी लगातार 3 साल चुन लीजिए। उन 3 सालों के लिए 100% इनकम टैक्स छूट। अब आप अंदाजा लगाइए, एक नए स्टार्टअप के लिए जहां हर पैसा कीमती है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। 3 साल को इनकम टैक्स नहीं, कमाल है। हाँ, कैश फ्लो के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत है। वो पैसा आप वापस बिजनेस में लगा सकते हैं, उसको बढ़ाने में। बिल्कुल। और फंडिंग का क्या? गाइड में सरकारी फंडिंग की भी बात थी। हाँ, वो भी है। जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो 2 खास सरकारी फंड्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम यानी SIFSS। सीड फंड मतलब शुरुआती पूंजी के लिए। बिल्कुल, एकदम शुरुआती स्टेज के लिए। और दूसरा है फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, FFS। ये सीधे स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि उन वेंचर कैपिटल फंड्स में पैसा लगाता है जो फिर स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। अच्छा, तो एक तरह से इनडायरेक्ट फंडिंग हुई। हाँ, कह सकते हैं। ये दोनों स्कीम्स मिलकर वो जो फंडिंग की शुरुआती मुश्किल होती है ना, जो हर स्टार्टअप फेस करता है, हाँ, उसी चुनौती को कम करने में मदद करती हैं। तो पैसा बचाने का तरीका भी और पैसा जुटाने में मदद भी। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, काम करने में आसानी। ये कंप्लायंस वाली क्या बात है गाइड में? हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण एरिया है। देखिए, स्टार्टअप्स को ना 9 लेबर लॉज और 3 एनवायरमेंटल लॉज के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन की सुविधा मिलती है। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब उन्हें खुद ही ये प्रमाणित करना होता है कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं। बार-बार इंस्पेक्टर राज या लंबी चौड़ी जांच पड़ताल की जरूरत कम हो जाती है शुरुआती सालों में। अरे वाह! इसका सीधा मतलब है कम कागजात, कम सरकारी दफ्तरों के चक्कर। बिल्कुल, कम कागजी कार्रवाई, कम भागदौड़, टाइम भी बचता है, पैसा भी। और फाउंडर्स फिर अपने असली काम यानी बिजनेस बनाने पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी राहत है। अक्सर ये नियम कानूनी तो उलझा देते हैं नए लोगों को। अच्छा, और वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह, उसमें भी कुछ है? हाँ, वो भी इसी कामकाज में आसानी से जुड़ा एक अहम फायदा है। जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, उन्हें पेटेंट फाइल करने की सरकारी फीस पर 80% तक की छूट मिलती है। 80%? हाँ, और ट्रेडमार्क फाइल करने की फीस पर 50% तक। ये भी काफी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके आवेदनों को फास्ट ट्रैक भी किया जाता है, मतलब प्रोसेस तेजी से होता है। अब सोचिए, कोई स्टार्टअप है जिसका पूरा बिजनेस ही किसी नए इनोवेशन या यूनिक ब्रांड पर टिका है। उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, वो अपनी IP को कम खर्चे में और जल्दी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सही बात है।
और तीसरा कौन था? बाजार में मौके। इसमें वो सरकारी टेंडर वाली बात थी, है ना? हाँ, वो भी है। रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स को सरकारी खरीद मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में कुछ रियायतें मिलती हैं। जैसे कि जैसे उन्हें अक्सर प्रायर एक्सपीरियंस या मिनिमम टर्नओवर की शर्तों से छूट मिल जाती है। ये शर्तें आमतौर पर बड़ी पुरानी कंपनियों के फेवर में होती हैं। हाँ, ये तो होता है। तो ये छूट मिलने से नए स्टार्टअप्स के लिए भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पाना थोड़ा आसान हो जाता है। कुछ केसेस में तो उन्हें प्रायोरिटी भी मिल सकती है। तो ये तो एक बड़ा दरवाजा खोल सकता है उनके लिए, रेवेन्यू भी और क्रेडिबिलिटी भी। एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर देखें तो ये फायदे तो सच में काफी अच्छे लगते हैं। टैक्स बचत, फंडिंग में मदद, नियम आसान, आईपी प्रोटेक्शन और सरकारी काम मिलने के मौके भी, ये सब मिलकर यकीनन किसी नए बिजनेस के लिए माहौल को काफी बेहतर बनाते हैं। इसमें कोई शक नहीं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो सरकार इन फायदों के जरिए क्या कर रही है? वो स्टार्टअप्स के रास्ते में आने वाली शुरुआती रुकावटों को कम करने की कोशिश कर रही है। फंडिंग की दिक्कत, मुश्किल नियम कानून, बाजार तक पहुंचने की चुनौती, ये 3 सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं जिनसे स्टार्टअप्स जूझते हैं, और ये फायदे इन्हीं का हल निकालने की कोशिश करते हैं। पर यहां एक अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हर नया बिजनेस इन फायदों का हकदार है? मतलब कौन एलिजिबल है? गाइड इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि कोई भी नई दुकान खोल ले या कंपनी बना ले और उसे ये सारे फायदे मिल जाएं। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइड में एलिजिबिलिटी के लिए कुछ खास शर्तें बताई गई हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, कंपनी किस तरह की होनी चाहिए? हाँ, ये बेसिक है, चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स इसमें नहीं आती। सही। दूसरी शर्त है कंपनी की उम्र। जिस दिन कंपनी बनी है उस तारीख से लेकर जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब तक उसे 10 साल से ज्यादा नहीं हुए होने चाहिए। मतलब ये नए व्यवसायों के लिए ही है। हाँ, बिल्कुल। 10 साल वैसे एक अच्छी खासी अवधि है, मतलब बिजनेस जम भी जाए और फिर भी नया माना जाए। ठीक है। तीसरी शर्त है टर्नओवर की। किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का सालाना कारोबार 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 100 करोड़, ठीक है। ये लिमिट भी ये पक्का करती है कि फायदा बड़ी स्थापित कंपनियों को ना मिले, बल्कि जो वाकई उभर रहे हैं उन्हीं को मिले। बिल्कुल। और अब आती है चौथी शर्त, जो शायद सबसे अहम है। ये बिजनेस के नेचर से जुड़ी है। हाँ, ये वाली बात ध्यान से समझने की है। यानी उसमें तेजी से बढ़ने की गुंजाइश हो, या फिर वो मौजूदा प्रोडक्ट, सर्विसेज या प्रोसेस में कोई ऐसा सुधार ला रहा हो जिससे कस्टमर्स या इकोनॉमी के लिए कोई खास वैल्यू क्रिएट हो रही हो। यहीं पर हमें थोड़ा रुकना होगा। इनोवेशन, ये शब्द इस पूरी स्कीम का आप कह सकते हैं दिल है। अच्छा। सरकार का मकसद सिर्फ कोई भी नया बिजनेस खुलवाना नहीं है। उनका लक्ष्य है ऐसे बिजनेस को बढ़ावा देना जो कुछ नया कर रहे हैं, जो किसी प्रॉब्लम का कोई यूनिक सोल्यूशन ला रहे हैं, या जिनमें अपने सेक्टर में कुछ बड़ा बदलाव लाने का पोटेंशियल है। और ये इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। ये कोई नया बिजनेस मॉडल भी हो सकता है, या किसी प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बनाने का तरीका, या कोई ऐसी जरूरत पूरी करना जिसे पहले कोई देख ही नहीं रहा था। यही क्राइटेरिया तय करता है कि कौन सा बिजनेस वाकई में स्टार्टअप कहलाने लायक है, ना कि सिर्फ एक नया बिजनेस। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। मतलब सिर्फ एक और रेस्टोरेंट खोलना या एक और दुकान खोलना शायद काफी ना हो, जब तक कि उसमें कुछ सच में नया या अलग ना हो। बिल्कुल। और एक आखिरी शर्त भी है, उसके ओरिजिन को लेकर। गाइड कहता है कि ये बिजनेस किसी मौजूदा बिजनेस को तोड़कर या रीऑर्गेनाइज करके नहीं बनाया गया होना चाहिए। ये अपने आप में एक ओरिजिनल एंटिटी होनी चाहिए। हाँ, ये शर्त इसलिए है ताकि लोग सिर्फ फायदों के लिए अपनी पुरानी कंपनियों को तोड़ कर नई यूनिट ना बना लें। समझ गया। तो अगर हम समराइज करें, एलिजिबल होने के लिए आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, LLP, पार्टनरशिप हो, 10 साल से कम पुराना हो, 100 करोड़ से कम टर्नओवर हो, वो स्प्लिट ऑफ या रीस्ट्रक्चर्ड ना हो, और सबसे जरूरी वो इनोवेटिव या स्केलेबल हो। जो इन शर्तों को पूरा नहीं करते, जैसे 10 साल से पुरानी कंपनी या 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली, या जिनका बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल है और इनोवेटिव नहीं माना जाता, वो इस स्कीम में मान्यता के लिए पात्र नहीं है। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल साफ है। तो मान लीजिए कोई बिजनेस है जो ये सारी शर्तें पूरी करता है, अब आगे क्या? रजिस्ट्रेशन की असल प्रक्रिया क्या है? गाइड उसे कैसे बताता है? हाँ, तो प्रक्रिया को गाइड ने स्टेप बाय स्टेप बताया है, और अच्छी बात यह है कि ये ज्यादातर ऑनलाइन है, जिससे ये आसान हो जाती है। पहला स्टेप क्या है?
सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप है कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। मतलब स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले ही आपका बिजनेस कानूनी तौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म के तौर पर रजिस्टर हो जाना चाहिए। अच्छा, तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, बल्कि उससे पहले की जरूरत है। एग्जैक्टली, ये प्री रिक्विजिट है। गाइड में दिल्ली की एक सर्विस का जिक्र है, पर ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के जरिए ये काम पूरे भारत में होता है। ठीक है, तो पहले बिजनेस रजिस्टर करवा लिया, फिर उसके बाद आपको जाना है स्टार्टअप इंडिया के ऑफिशियल पोर्टल पर startupindia.gov.in। startupindia.gov.in, ओके। हाँ, वहां जाकर आपको अपने बिजनेस के लिए एक प्रोफाइल बनानी होगी, मतलब पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ये बस सरकार के डेटाबेस में आपकी एंट्री करवाने जैसा है। पोर्टल पर प्रोफाइल बन गया, अगला कदम? अगला कदम है DPIT मान्यता के लिए अप्लाई करना। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद आपको स्टार्टअप रिकॉग्निशंस या ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनकर एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स देनी होंगी, डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की जानकारी, और सबसे जरूरी अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। खासकर ये समझाना होगा कि आपका बिजनेस इनोवेटिव कैसे है। यहीं पर शायद आपको एक छोटा सा नोट या प्रेजेंटेशन अपलोड करना पड़ सकता है, जो आपके इनोवेशन या स्केलेबिलिटी के दावे को सपोर्ट करे। अच्छा, यहीं पर वो इनोवेशन वाला पॉइंट साबित करना है, और फिर डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने होते होंगे। हाँ, बिल्कुल। एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। प्रक्रिया तो ठीक है, पर इसके लिए सही कागजात होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मोटे तौर पे? गाइड के हिसाब से जो मुख्य डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें हैं, एक तो आपकी कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या LLP पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। कंपनी का पैन कार्ड, सारे डायरेक्टर्स या पार्टनर्स की डिटेल्स, ओके। आपके बिजनेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जिसमें आपका बिजनेस मॉडल, इनोवेशन, आपके गोल्स सब क्लियर हों। ये शायद पिच डेक या बिजनेस प्लान के रूप में हो सकता है। आपके बिजनेस के रजिस्टर्ड एड्रेस का प्रूफ, जैसे बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट। राइट। और हाँ, अगर आप ये एप्लीकेशन किसी कंसल्टेंट या एजेंसी से करवा रहे हैं तो उनकी तरफ से एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन भी लग सकता है। ठीक है, ये लिस्ट भी समझ आ गई। और फिर आखिरी स्टेप क्या होता है? आखिरी स्टेप है इंतजार और अप्रूवल। जब आप फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो DPIIT आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करता है। वो देखते हैं कि क्या आपका बिजनेस सारी एलिजिबिलिटी शर्तें पूरी करता है, खासकर वो इनोवेशन वाला एंगल। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपके स्टार्टअप को DPIIT द्वारा मान्यता मिल जाती है। आपको एक रिकॉग्निशन नंबर और एक डिजिटल सर्टिफिकेट इश्यू होता है। और बस इसके साथ ही आप बन गए ऑफिशियली स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, और उन सारे फायदों के हकदार हो गए जिनकी हमने शुरू में बात की थी। बिल्कुल, लेकिन यहाँ 2 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहली, डॉक्यूमेंट्स एकदम सही और पूरे होने चाहिए। अधूरे या गलत कागजात से एप्लीकेशन में देर हो सकती है या वो रिजेक्ट भी हो सकती है। ये तो है। और दूसरी बात, जैसा हमने पहले भी कहा, आपके बिजनेस का जो इनोवेशन या स्केलेबिलिटी वाला पहलू है उसे बहुत साफ और ठोस तरीके से पेश करना। आपकी एप्लीकेशन कितनी दमदार है, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। गाइड में ये भी इशारा है कि आप ये प्रोसेस पूरा खुद भी कर सकते हैं, जो अच्छी बात है ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन कई स्टार्टअप्स प्रोफेशनल हेल्प भी लेते हैं ताकि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब ठीक रहें और एप्लीकेशन अच्छे से प्रेजेंट हो, जिससे शायद अप्रूवल थोड़ा तेज हो जाए। ये जानना भी काम का है कि खुद भी कर सकते हैं और मदद भी ले सकते हैं। तो चलिए, हमने समझ लिया कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन क्या है, इसके फायदे क्या हैं, खासकर टैक्स, फंडिंग, कंप्लायंस, IP और टेंडर्स में कौन एलिजिबल है, जिसमें इनोवेशन सबसे जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, जिसमें सही डॉक्यूमेंट्स और इनोवेशन का साफ ब्यौरा बहुत जरूरी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन उन नए